नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। फ्रेंड्स, आज हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसमें हम लोग बात करेंगे लघु व्यवसाय की। ठीक है, लघु व्यवसाय को हम लोग बोलते हैं स्मॉल बिजनेसेस, समझ लीजिए आप इन जनरल। फिर उसमें भी काफी कैटेगरीज आती हैं। क्या इस चैप्टर में किस किस की बात करेंगे, उद्देश्य क्या है इस चैप्टर को पढ़ने का, और साथ में जो लघु व्यवसाय हैं उन व्यवसायों में क्या प्रकार होते हैं, उनका अर्थ क्या होता है, और फिर भारत हमारा जो देश है उसमें लघु व्यवसायों की क्या भूमिका है, इन सारी चीजों की बात करने की कोशिश करेंगे। भूमिका शायद हम लोग इस वीडियो में डिस्कस ना कर पाए, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर उसको अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं है। ठीक, अच्छा, और उद्यमिता, ठीक है, इसको एंटरप्रेन्योरशिप भी बोलते हैं। ठीक, तो इसी की बात करते हैं हम लोग। क्या होता है, उद्देश्य क्या क्या है, लघु व्यवसाय का अर्थ और उसकी प्रकृति क्या है, इसको समझेंगे जो हमारा उद्देश्य है। दूसरा, भारत में लघु व्यवसाय की क्या भूमिका है, इसको भी बात करने की कोशिश करेंगे। फिर छोटे व्यवसाय की समस्याओं का विश्लेषण, कौन कौन सी समस्याएं हैं, क्यों उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, फिर किस तरह की समस्या आती है। मेनली जो समस्या आती है वो पैसे इकट्ठे करने में आती है, पूंजी कम रहती है, उसकी समस्या होती है। बाकी भी बहुत सारी समस्या होती है, उसकी बात करेंगे। और फिर छोटे व्यवसायों को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता। ठीक है, तो सरकार सहायता क्यों करती है छोटे व्यवसाय को, कोई छोटा है तो इस वजह से व्यवसाय सहायता करेगी। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे जो लोग गरीबी स्तर, रेखा स्तर जो है उसके नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, तो उन लोगों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, जिसमें राशन प्रणाली हम लोग बोलते हैं ना, सार्वजनिक राशन प्रणाली, तो उसमें क्या करते हैं, सस्ता अनाज उपलब्ध कराते हैं। बाकी लोगों को भी सस्ता रहता है, बट गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए अंत्योदय कार्ड बनता है और उनको बहुत ही सस्ते में मिल जाती है, चीजें फ्री में देते हैं। तो यहाँ पर छोटे उद्योग हैं, लेकिन उद्योगों का तो काम क्या होता है, आपस में कॉम्पीट करना। जो प्रतिस्पर्धा में आगे आ गया उसको समाज वैल्यू देगा और समाज उसकी चीजें खरीदेगा। तो ऐसे पूरे समाज के रिसोर्सेस का ज्यादा एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है, ज्यादा अच्छी तरह से समाज के संसाधनों का प्रयोग हो रहा होता है। और इस वजह से क्या सरकार कोई कंपनी छोटी है, कोई उद्योग छोटा है, सिर्फ इस वजह से उसकी मदद करेगी? तो इन सारी चीजों को देखने की कोशिश करेंगे, क्यों करती है। आपको जिस तरह से मैंने बताया उस तरह समझ में आ रहा होगा कि सिर्फ ये फैक्टर नहीं होता कि आप छोटे हो इसलिए आपकी मदद की जाएगी। वहां पर कारण होता है मुख्य रूप से कि वहां पर बहुत ज्यादा रोजगार का सृजन हो रहा होता है, और साथ में जो रीजनल बैलेंस्ड डेवलपमेंट की बात होती है ना, कि अलग अलग क्षेत्र में जो विकास है वो सारी जगह पर संतुलित हो, उसकी वजह से सरकार क्या करती है, इनकी मदद करती है। और कौन कौन सी योजनाएं जो रही हैं मुख्य रूप से, उनकी बात थोड़ा सा करेंगे। जो सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता है, किस तरह की सहायता दी जाती है सरकार की तरफ से, उसके क्या क्या स्वरूप, उनकी बात करेंगे। तो ये तो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गए किसके, इस अगले चैप्टर को पढ़ने के। ठीक, अच्छा, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो चैप्टर है उसमें क्या अर्थ है, किस चीज का, लघु व्यवसायों का। ठीक, तो लघु उद्योग जो है ना, वो विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि जो भी हमारे यहाँ पर अभी सर्विस सेक्टर में से बैंगलोर एक नया शहर बनकर के निकला है। शहर पहले से था लेकिन बहुत तेजी से डेवलपमेंट हुआ, पॉपुलेशन भी बहुत तेजी से बढ़ी, और भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कैपिटल उसको बोला जा सकता है, राजधानी। अब ऐसे में क्या हुआ, आप जाएंगे तो बड़े बड़े आपको ऑफिसेस दिखेंगे, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज उनके ऑफिसेस दिखेंगे। ऐसे ही आप कभी कभी कानपुर में एक जगह पड़ती है दादानगर, वहां की गलियों में आप निकलेंगे तो आपको छोटे छोटे उद्योग काम करते हुए दिख रहे होंगे। ऐसे दिल्ली में कुछ एरियाज है, पुराने दिल्ली में, तो आप उधर जाएंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। अहमदाबाद में आप जाएंगे तो दिखेगा, सूरत में भी आपको दिख जाएगा। हालांकि सूरत में ज्वेलरी वाला सेगमेंट है, बट वहां पर भी आपको दिखेगा कि छोटी सी दुकान है, बहुत ही छोटा सा कमरा है और उसमें बैठ करके 3-4 लोग काम कर रहे हैं। मतलब उतने ही लोगों के बैठने की जगह है, बट काम चल रहा है और उनके पैसे भी ठीक ठाक आ रहे हैं। तो होता क्या है कि जब हम लोगों का जो इंप्रेशन बिजनेस का बना हुआ है ना, आमतौर पर एडवर्टाइजमेंट में देख करके, क्योंकि इतने छोटे बिजनेसेस का हम कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं देखते हैं, है ना, न्यूज़पेपर में उनका एडवर्टाइजमेंट नहीं निकलेगा। तो हम लोगों के मन में जो बिजनेस की इमेज होती है ना, बिजनेस को सोचने की, वो एक बड़ी बिल्डिंग की, बहुत सारे एम्प्लॉय साथ में काम कर रहे हैं, उनकी रहती है। तो नॉर्मली वो लार्ज बिजनेसेस की रहती है। किसकी रहती है, जो बहुत बड़े उद्योग हैं। लेकिन जो छोटे छोटे उद्योग हैं वो हमें डायरेक्टली दिखते नहीं है, बट उनका कैसे योगदान है, क्यों योगदान है, इसकी बात हम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो आती है वो इस बात को रिकॉग्नाइज करना कि भारत में जो भी लेबर फोर्स है, श्रम बल है, उसमें बहुत सारे लोग ऐसी जगह पर काम करते हैं। ठीक, अभी मेरे घर में थोड़े दिन पहले पानी की मोटर खराब हो गई थी और मैं उसको लेकर के गया
तो एक काफी बड़ी सी दुकान थी, लेकिन उस बड़ी सी दुकान में बहुत लोग 12-13 लोग काम कर रहे थे, और क्योंकि 12-13 लोग दुकान में बैठे हुए थे तो जगह नहीं बच रही थी। और मोटर सही करने वाला जो है वो हार्डवेयर टाइप का काम रहता है, जिसमें कुछ मशीन चल रही होती है, एग्जॉस्ट जैसे खुले में लगा हुआ था, तो बहुत खतरनाक वर्किंग कंडीशंस भी दिख रही थी। लेकिन इस तरह के जो कामकाज है ना, उनमें क्या होता है, 12-13 लोग काम कर रहे थे। ऐसा आपको बहुत बड़ा ऑफिस मिलेगा जहां पर 12-13 लोगों का एम्प्लॉयमेंट को मिल रहा हो। तो यहां पर क्या होता है, अगर आप श्रम बल में कितने लोगों को काम मिल रहा है इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये इंडस्ट्रीज बहुत आगे रहती है। इस वजह से इनका मुख्य उद्देश्य आता है, और इसी वजह से आमतौर पर सरकार इनकी मदद करती है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट वस्तुएं भी बनाती हैं डायरेक्टली। कई बार ऐसा होता है कि कोई लार्ज बिजनेस है, वो कुछ बना रहा है, मान लीजिए कि कोई कार बनाने वाली कंपनी है, तो कार की गद्दियां उसने आउटसोर्स कर दिया है कि गद्दी आप बनाइए, सीट्स आप बनाइए, ठीक है। जो सीट है वो कोई छोटी सी इस तरह का जो छोटा व्यवसाय वो बना रहा है, तो ये चीज देखी जाती है ना। अब क्या हुआ इसमें, इसी में हम लोग जब आगे बात करेंगे तो देखिए अगला पॉइंट आता है कि लघु उद्योग उद्यमी आधार के विस्तार। उद्यमी आधार के विस्तार का मतलब क्या हुआ कि बिजनेस जिन एरियाज में नहीं थे वहां पर भी बिजनेस खोला जा सकता है। क्यों? क्योंकि लघु उद्योग खोल सकते हो आप। छोटा आपको निवेश चाहिए, कम लोगों की आवश्यकता है, कोई बहुत स्पेशल जो स्किल सेट भी है, जो कौशल की आवश्यकता है, वो भी वहां पर लोकली अवेलेबल होता है, उसी से आप काम चला सकते हो, तो ये हो जाता है। मैनेजरियल स्किल्स आपको बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होते क्योंकि बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, ठीक। उत्पादन, रोजगार, औद्योगिकरण में महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। तो किस किस में, पहला तो ये उद्यमी आधार के विस्तार। उद्यमी आधार का विस्तार हम लोगों ने दो तरह से बात की थी। जब ना देश की आजादी हुई थी ना, तो हम लोग बहुत कम चीजें बनाते थे। जो हमारे देश का पूर्वी हिस्सा है, जहां पर कोलकाता और ये पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र जाता है, यहाँ पर जूट की मिल्स हुआ करती थी, और वो मेनली अंग्रेजों के पास थी। बाकी जो हमारे देश का पश्चिमी हिस्सा है, गुजरात और महाराष्ट्र, यहाँ पर सूती मिल हुआ करती थी, तो ये भारतीयों की थी। और इसीलिए भी गुजरात और महाराष्ट्र जो है वो आमतौर पर बाकी राज्यों से थोड़ा पैसे में आगे है, आर्थिक स्थिति से दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो होता क्या है कि उस समय पर जब देश आजाद हुआ था तो जो औद्योगिक आधार था वो बहुत छोटा था, दो तरह से। एक तो बहुत ही कम क्षेत्र में उद्योग थे, बहुत सारा यूपी है, बिहार है ना, मध्य प्रदेश भी है, ऐसे राज्यों में इंडस्ट्रीज थी नहीं, बहुत कम थी, नाम मात्र की। दूसरा, हम बहुत ही कम चीजें बनाते थे। इनके आने से क्या हुआ, ऐसी जगह पर भी जहां पर पहले इंडस्ट्रीज नहीं थी वहां पर खोल सकते हैं। साथ में हम ऐसी चीजें भी बनाने स्टार्ट कर पाए जो हम पहले नहीं बना रहे थे। देश जिन पर आत्मनिर्भर नहीं था, जहां जिनको बाहर से मंगाना ही पड़ता था। तो इन दोनों तरह से क्या हुआ, इन्होंने उद्यमी आधार का विस्तार किया। ऐसे ही उत्पादन तो बहुत सारी वस्तुओं का करते ही हैं, रोजगार के एंगल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने आपको अभी बताया। फिर औद्योगिकरण। औद्योगिकरण का वही मतलब है कि जहां पर उद्योग नहीं है, आप वहां पर भी उद्योग आपने पहुंचा दिया। तो यहां पर इस हिसाब से उद्यमी आधार की जो बात है ना, उसके विस्तार की, वो क्या हुआ, जिन एरियाज में इंडस्ट्रीज नहीं थी वहां पर भी पहुंच गई, ठीक। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर आपका स्थानीय कच्चे माल और स्वदेशी कौशल का उपयोग करते हैं। वही चीज मैंने आपको बताई, जो चीज वहीं पर अवेलेबल है उसी का काम कर लेते हैं। और क्या होता है, छोटे पैमाने के उद्योग, काफी बड़ी श्रम शक्ति, ये मैंने बताया ना कि जो लेबर फोर्स है उसमें इनका बहुत बड़ा हिस्सा है, तथा अद्भुत निर्यात संभावना। इसका मतलब समझिएगा, पोटेंशियल बहुत है, ठीक है। पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, आप जैसे कोई लड़का है, बच्चा है, पढ़ने में बहुत अच्छा है या उसका दिमाग बहुत तेज है लेकिन पढ़ाई नहीं करता, तो उसको बोल देंगे कि यार मार्क्स इसके कम आते हैं लेकिन स्मार्ट बहुत है और बहुत इंटेलिजेंट भी है, अच्छे से पढ़ाई करेगा तो बहुत अच्छे मार्क्स ला सकता है क्योंकि इसका पोटेंशियल है। कोई दूसरा इंसान है, वो कोई भी काम अच्छा कर सकता है लेकिन उतना अच्छा अगर कर नहीं रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि कर नहीं रहा लेकिन पोटेंशियल है। और इसका मतलब ये नहीं कि जो कर रहा है उसका पोटेंशियल तो होता ही होता है, जो कर ले रहा है इसका मतलब उसका पोटेंशियल था तभी कर पाया, तो उसकी संभावना है करने की। यहां पर क्या है, निर्यात में संभावना बहुत है, हम एक्सपोर्ट में काफी ज्यादा यहां से बढ़ा सकते हैं। एक्सपोर्ट क्यों? क्योंकि कई चीजें हैंडलूम्स आती है, हथकरघा, ये सारी चीजें होती है जिसमें हम लोग भारत के इस तरह की चीजों का बनने का बाहर विदेशों में मार्केट है, और कई लोग इस तरह की चीजों को अप्रिशिएट करते हैं कि अच्छा, ये सीधे तौर पे हाथ से बनी, इसमें कोई मशीन ने काम नहीं किया, है ना। कपड़ों का मामला रहता है, कई बार टेक्सटाइल में ऐसा रहता है कि इस पर सब कुछ हाथ से कढ़ाई हुई है, इस तरह की चीजों को लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन उद्योगों का जो निर्यात का पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है। और निर्यात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारा हमेशा क्या रहता है, ट्रेड डेफिसिट रहता है। क्या रहता है? ट्रेड डेफिसिट समझते हैं, मतलब जितना हम बाहर से निर्यात कर रहे हैं बाहर, उससे हम ज्यादा आयात करते हैं, तो मंगाते ज्यादा है, भेजते कम है। तो इससे क्या हो जाता है कि हमें हमेशा ही एक तरह से अपने देश की मुद्रा को बाहर भेजना रह जाता है, और इसी वजह से जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज है ना, उस पर भी वो रहता है, प्रेशर रहता है। जैसे 75 रुपए के आसपास का डॉलर चल रहा है, तो 75 रुपए से 70 तब आ पाएगा जब हम निर्यात ज्यादा करने लगेंगे, 65 तब आ पाएगा जब निर्यात और ज्यादा करने लगेंगे, ठीक है। तो वो और भी फैक्टर्स होते हैं फॉरेन एक्सचेंज में, लेकिन आपको कभी आगे समझाऊंगा। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ देश के औद्योगिक परिदृश्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये सारी चीजें इनकी इंपॉर्टेंट है। फिर क्या हुआ, भारत में ग्रामीण एवं लघु उद्योग क्षेत्र में परंपरागत उद्योग आते हैं,
ठीक है। और क्या कहते हैं, कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज भी छोटी सी जो आ जाती है, इनको हम लोग बोलते हैं आधुनिक लघु उद्योग। ठीक, तो अगर आपसे बोला जाए कि ग्रामीण एवं लघु उद्योग क्षेत्र की जब बात की जा रही है, किसकी, ग्रामीण यानी कि विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात की जा रही है, स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात की जा रही है, तो उसमें हम लोग कुछ ट्रेडिशनल उद्योग भी देखते हैं और साथ ही में कुछ मॉडर्न है लेकिन छोटे हैं, उनको भी देखा जाता है। अच्छा, और इसी में आप समझ लीजिए कि अगर हम लोग उपसमूह में डिवाइड करते हैं तो कौन कौन से उपसमूह निकल करके आ रहे हैं। उपसमूह मतलब कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसको हम बोल देते हैं कि ये तो लघु उद्योग है। ठीक, तो क्या क्या है, हथकरघा है ना, हस्तशिल्प है, अच्छा नारियल की जटा है जिसको क्वायल बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना, वो नारियल होता है ना अपना, वही नारियल तो सभी लोग जानते हैं, तो उसमें जो ऊपर का हम लोग हिस्सा तोड़ करके निकाल देते हैं, उससे रस्सी वगैरह बना रहे होते हैं, उसका कुछ बैग्स भी बनाते हैं, सामान को रोकने के लिए भी बना रहे होते हैं, तो वो सारी चीजें हैं। फिर रेशम उद्योग, ये अपने असम वगैरह में काफी ज्यादा फेमस है ना। और इसमें मुझे नाम भूल रहा हूं, तो सिल्क का कीड़े रहते हैं, उसमें से कुछ प्रजातियां होती है जो बहुत अच्छा सिल्क बना रही होती है, तो इसको बोलते हैं सेरिकल्चर। तो रेशम उद्योग जो है वो हमारे पूर्वोत्तर भारत में काफी अच्छा चल रहा है। अच्छा, और खादी और ग्रामोद्योग, ठीक, तो इसमें इनकी अपनी दुकानें भी रहती है, इनको सरकार अलग से थोड़ा समर्थन भी करती है, महात्मा गांधी का इस तरफ इंक्लिनेशन हुआ करता था। और फिर बिजली करघा, बिजली करघा का मतलब होता है पावर लूम, वही सारी चीजें जो हाथ से चल रही थी उसे हथकरघा है, पूरी तरह से हाथ से चला रहे हैं। बिजली में क्या होगा, वही चीज पावर से चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। फिर क्या हुआ, छोटे पैमाने के उद्योग, अन्य जो छोटे पैमाने के उद्योग है, तो ये सारे क्या होगा, एक तरह से उपसमूह। अगर आपसे कोई सोचे कैसा हो तो आप देख लीजिए, ये सारी चीजें बन रही हैं। तो इस तरह के जो उद्योग रहते हैं ना, उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये नारियल की जो रस्सी वाला सीन रहता है वो इस तरह का भी रहता है। अच्छा, जूट का भी ऐसा होता है वैसे। तो ये क्या हो गया, हमारा उपसमूह हो गया। और क्या हुआ फिर, इसी में पावर लूम जो हम लोग ने बात की थी और अन्य छोटे पैमाने के उद्योग, ये आधुनिक लघु उद्योग है। क्यों आधुनिक है, सोचो, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है ना, तो इस तरह से ये आधुनिक आ गया। यहाँ पर कुछ आप मशीन्स लेकर के आ रहे हो, तो एक तो ये बात हो गई। और क्या है, जबकि अन्य जो उपसमूह में बाकी के थे ना, वो आपके क्या होते हैं, पारंपरिक आ जाते हैं। तो हम लोगों ने बात की थी कि दो तरह से आप देख सकते हो। अभी तो हम लोगों ने उपसमूह में कुछ ऐसे उद्योगों की बात की जिसको देख करके आपके मन में इमेज बनने लगे, अच्छा हथकरघा है वो, तो ऐसा क्या होगा, वो एक छोटी इंडस्ट्री होगी, लघु उद्योग होगा। ऐसे ही नारियल की आप जटाएं और इस सारी चीजें बना रहे हो, तो वो भी क्या हो जाएगा, क्वायर इसको बोलते हैं, तो वो भी छोटी इंडस्ट्री होगी। सेरिकल्चर है, रेशम का। तो ये आपका दिमाग में जो आइडिया था एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि इनके तो आते नहीं है, तो आप ये सोच पाओ अच्छा इन इंडस्ट्रीज की हम लोग बात कर रहे हैं। और इन्हीं में दो तरह का डिवीजन लोगों ने कर रखा है, एक पारंपरिक है जो पहले से ही करते चले आ रहे हैं, दूसरा है जो आधुनिक है, छोटे स्केल पर ही हो रहा है, लेकिन उसमें हम लोग कुछ मॉडर्न इक्विपमेंट्स का यूज करने, इसलिए क्या हो गया, वो मॉडर्न हो गया, आधुनिक हो गया। अच्छा, फिर क्या हुआ, ग्रामीण एवं लघु उद्योग मिलकर भारत में कृषि के बाद रोजगार के सर्वाधिक अवसर प्रदान करते हैं। यही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। कृषि तो नंबर एक पर आपको पता ही है, अभी भी देश में लगभग 40 से 45% के आसपास लोग हैं जो डायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं। 40 से 45% कौन, जो हमारी लेबर फोर्स है, क्या है, श्रम बल है। तो लेबर फोर्स का करीब करीब 40% से भी ऊपर, 45% के आसपास भी है जो खेती पर डिपेंडेंट है। अच्छा, तो ये तो बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रहा है। उसके बाद आपका आ जाता है ग्रामीण एवं लघु उद्योग, ठीक है, जो विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, ये दूसरे नंबर के सबसे बड़े एम्प्लॉयर हैं। और इसी वजह से सरकार इनको मदद करने की कोशिश करती है कि आप बहुत सारे लोगों को रोजगार दे पा रहे हो। बाकी जो दूसरा कारण था वो था बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ का, कि भारत के हर क्षेत्र में ऐसा ना हो जाए कि कोई क्षेत्र बहुत आगे निकल गया, कोई क्षेत्र बहुत पिछड़ा हो गया। और ऐसा कई जगह पर, जैसे अमेरिका है ना, तो अमेरिका में जो भी मैप है, ऐसे समझ लीजिए, अमेरिका का मैप ऐसे इधर आ जाता है, टेक्सास ऐसा आ जाता है लगभग। तो यहां पर आपका पड़ता है कैलिफोर्निया, ठीक, जनसंख्या भी काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा डेवलप्ड है, बहुत सारी कंपनीज भी यहीं पर हैं। तो ये जो कैलिफोर्निया रीजन है बहुत डेवलप्ड है। अगर आप सेंट्रल अमेरिका के कुछ कुछ रीजन देखोगे, कुछ कुछ राज्य देखोगे, तो वो डेवलप्ड उस तरह से नहीं है। और एग्रीकल्चर स्टेट्स भी हैं कई बीच में, तो वहां पर खेती काफी सही हो रही होती है, लेकिन उस तरह का डेवलपमेंट आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो आपको दिख जाएगा अमेरिका के अंदर ही बहुत ज्यादा रीजनल डिस्पैरिटीज हैं। ऐसे आप एकदम नॉर्थ में जब चले जाओगे तो यहाँ पर काफी ठंडक पड़ती है, मिनेसोटा वगैरह आ जाते हैं, तो वहां पर भी क्या होता है, ऐसी स्थिति में आप पूरे देश को एक जैसा नहीं माप सकते, और इसमें कई बार असंतोष की भावना भी आ जाती है। तो वो ना आए, इस वजह से हमारे देश में भी कोशिश रहती है कि सारी जगह पर जो है विकास काफी ठीक से हो। तो ये है। अच्छा, उसमें हमारा नीति आयोग भी काम कर रहा है, कई बार राज्यों की आपस में प्रतिस्पर्धा भी रहती है। तो ये सारी चीजें कभी अलग से आपको यूपीएससी के लिए पढ़ाऊंगा तो बात करूंगा। फिर क्या होता है, लघु व्यवसाय के प्रकार। तो ये जानना महत्वपूर्ण है कि लघु उद्योगों तथा लघु व्यवसाय प्रतिष्ठानों के संदर्भ में आकार को हमारे देश में किस तरह से परिभाषित किया गया है, ठीक। अच्छा, नहीं आई बात समझ में। तो मैं बोल रहा हूं से स्मॉल इंडस्ट्रीज, लघु बोले, लघु मतलब छोटा होता है, सबको पता है, लेकिन लघु का मतलब क्या है, कितना छोटा। तो कैसे निर्धारित करोगे कि कोई चीज छोटी है। तो हो सकता है कि कोई इंसान ये बोले कि यहां पर 5 ही लोग काम कर रहे हैं तो ये चीज छोटी हो गई, या कोई ये बोले
कि नहीं यहाँ पर तो इलेक्ट्रिसिटी यूज ही नहीं होती, बिजली का प्रयोग नहीं होता, इसलिए छोटी इंडस्ट्री हो गई। कोई ये बोले कि यहाँ पर जो सिर्फ 25 लाख रुपए तक का सामान आपने लगाया है तो ये छोटी इंडस्ट्री हो गई। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आ सकती है। क्या आ सकती है? बहुत सारे तरीकों के बहुत सारे आधार पर आप ये कह सकते हो कि ये चीज छोटी है या ये चीज छोटी है या ये चीज छोटी है। क्या आधार बदल लो। आधार का मतलब क्या हुआ? किस पैरामीटर पर आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो क्या क्या उसमें होते हैं? हम आकार को मापने के लिए कई सारे मापदंड प्रयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बहुत सारे मापदंडों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नियुक्त व्यक्तियों की संख्या, कितने लोग काम कर रहे हैं, जैसे विनियोजित पूंजी, कितने पैसे लगाए गए, जैसे उत्पादन की मात्रा अथवा उत्पादन का मूल्य, कि अच्छा आपने काम तो बहुत लोग कर रहे थे, आपने पैसे भी बहुत लगाए, लेकिन जो आप बना पा रहे हो उसकी मात्रा बहुत ज्यादा नहीं है। वो आप सिर्फ इतनी इकाइयां बना पा रहे हो। मान लीजिए आपने 2000 इकाई बनाई साल भर में काम करके, या फिर आपने जो भी बनाया उसकी जो वैल्यू है वो आपके सब मिलाकर के 75 लाख रुपए की निकली। और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उनका तो एक एक क्वार्टर का जो बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है, वो 10,000 करोड़ से ऊपर का हो जाता है। रिलायंस ऐसी कंपनीज है, तो वहां 10,000 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। यहां पर हम बोल रहे हैं कुल मिलाकर के जो बिक्री है वो 75 लाख की हो पाई साल भर में, या 1 करोड़ की। तो यहां पर क्या होता है, जो उत्पादन की कुल वैल्यू निकल करके आई, जो आपने प्रोड्यूस किया उसकी वैल्यू निकल करके आई, वो कम है इसलिए छोटा है। तो ये भी एक आधार बन सकता है, ठीक है। फिर क्या है? व्यवसाय क्रियाओं हेतु प्रयोग की गई ऊर्जा की मात्रा। क्या आप बिजली प्रयोग कर भी रहे हो लेकिन आप कम से सिर्फ इतनी ही यूनिट्स प्रयोग कर पा रहे हो, इसलिए हम क्या बोल देंगे कि आप एक छोटे उद्योग हो, ठीक है। ये दोनों ही जो पिक्चर्स है वो छोटे उद्योगों की नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट आधार बताने के लिए लगाई गई है कि देखो ये आधार है बन सकता है किस चीज का, ये निर्धारित करने का कि छोटा उद्योग है या फिर बड़ा उद्योग है, ठीक है। लेकिन हमारे देश जो परिभाषा है ना वो आ जाती है विनियोजित पूंजी की। किसकी आ जाती है? कि जो भी हमारे संयंत्र और मशीनरी है ना उसमें जो विनियोजन है, विनियोजन मतलब समझ रहे हैं कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वही परिभाषा को हमारी जो भारत देश की सरकार है वो प्रयोग करती है। क्यों करती है? इसलिए करती है क्योंकि हमारे देश में मालूम है पॉपुलेशन बहुत है, जनसंख्या बहुत है, और जिसको हम लोग बोलते हैं अनस्किल्ड। अनस्किल्ड का मतलब होता है जिन लोगों के पास बहुत कम कौशल है, जैसे डेली वेज लेबरर रहते हैं जो घर वगैरह में घर बनाने में काम कर रहे होते हैं, लेबरर्स, उनको बोलते हैं। और दूसरा होता है सेमी स्किल्ड, जो जिनको थोड़ा बहुत पता है उनको ब्लू कॉलर जॉब्स भी बोलते हैं। वो नॉर्मली नीले रंग के कपड़े उनके रहते हैं वर्क करने के टाइम पर, तो वर्क यूनिफॉर्म उनके नीले रंग की रह रही होती है। तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो लेबर बहुत ज्यादा है और कैपिटल बहुत कम है। तो इसीलिए कैपिटल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, क्योंकि जो हमारे देश में सामाजिक आर्थिक परिदृश्य है उसको ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट किया जा सकता है। कब? जब हम लोग इन सारी चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं, ठीक है। तो जो सामाजिक आर्थिक वातावरण है उसको ज्यादा अच्छे से ध्यान में रख पाता है कब? देखिए कौन कौन से आधार बताए थे मैंने, ये 4 आधार थे कि कितने लोग काम कर रहे हैं, विनियोजित पूंजी क्या है, इस वाले आधार को चुना गया, इनको नहीं चुना गया, इसको नहीं चुना जो हम लोगों ने डिफाइन किया सरकार की तरफ से, ठीक है। इसको भी नहीं चुना, ये भी हो सकता था आधार, और ये भी आधार हो सकता था, इसको भी नहीं चुना। चुना किसको गया? इसको चुना गया। तो इसको क्यों चुना गया वो बता रहा हूं। वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि भारत में पॉपुलेशन बहुत है, लेबर फोर्स बहुत ज्यादा है, कैपिटल नहीं है उतनी। कैपिटल मतलब पूंजी, इसीलिए विनियोजित पूंजी को, और कहां पर जो संयंत्र और मशीनरी है उसमें कितनी आपने पूंजी लगा रखी है, इस हिसाब से हम लोगों ने क्या किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है। अच्छा अब समझ लीजिए सेवा क्षेत्र। अब ये क्या हो रहा है हमारे देश में, जो आप लोगों को थोड़ा बहुत भी अगर आइडिया होगा तो हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी में सेवा क्षेत्र का जो योगदान है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ता गया। यहाँ पे आप रह गया कृषि लगभग 14% के आसपास, अब तो उतना भी नहीं है, 13% के आसपास मान लीजिए, और लगभग अगर आप समझ लीजिए कि लगभग 60% के आसपास, तो और भी ज्यादा हो जाएगा। ये आपको 1 मिनट, ठीक है, ये आपको ऐसा समझ लीजिए कि 60% के आसपास जो है ये आपका क्या हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया। इतना सब कुछ योगदान सर्विस सेक्टर का है, और जो बच रहा है बाकी वो आपका आ जाता है इंडस्ट्रीज का, ठीक है। तो जब सर्विस इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में क्या किया गया, सर्विसेज में भी तो ऐसा हो सकता है कि कोई छोटा सर्विस का कोई इंडस्ट्री है। अब सर्विस को हम लोग कई बार इंडस्ट्री नहीं बोलते, इंडस्ट्री सर्विस अलग अलग बात की जाती है, लेकिन सर्विसेज में भी कोई छोटी इकाइयां हो सकती है, छोटी यूनिट्स हो सकती है। तो उनका वो क्यों बनकर के आई, उसमें बहुत सारे कारण है। एक तो सेवा क्षेत्र का बहुत तेजी से आविर्भाव हुआ है भारत में, जो सर्विस सेक्टर था बहुत तेजी से बढ़ा है एज कंपेयर टू क्या, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। 3 क्षेत्र होते हैं, एक होता है आपका एग्रीकल्चर, दूसरा होता है इंडस्ट्री, तीसरा होता है सर्विसेज। ये बात हम लोग पहले कर चुके हैं, याद करिएगा। तो उसमें जो सर्विसेज है वो काफी तेजी से बढ़ी, इस वजह से हम लोगों ने ऐसा काम किया। फिर क्या हुआ, तो सरकार को विवश होना पड़ा, निरंतर बढ़ते जाने ने सरकार को विवश किया कि वह अन्य उद्यमों, छोटे पैमाने के उद्योगों तथा संबंधित सेवा इकाइयों, ये जो सर्विस यूनिट्स हैं इनकी बात की जा रही है,
को एक ही छत्र के अंतर्गत लाया जाए। तो जैसे इंडस्ट्री में छोटी इंडस्ट्रीज हैं, वैसे ही जो छोटी छोटी सेवा इकाइयां हैं, जो सर्विस यूनिट्स हैं, उनको भी आप एक ही अम्ब्रेला का मतलब क्या होता है कि कोई एक ऐसा कानून हो या कोई एक ऐसा विभाग हो या कोई ऐसा मंत्रालय हो जो इन सारी चीजों को देख रहा है, तो वो एक बनाया जाए, इसकी मांग की गई और इसकी आवश्यकता भी आनी पड़ी। तो सरकार को ऐसा करना पड़ा। तो सरकार ने क्या किया, उसमें सरकार एक कानून लेकर के आई जिसका नाम क्या है, भी आपको समझ में आ जाएगा। वो आपका आता है, छोटे पैमाने के उपक्रम अपने विस्तार होने के साथ साथ मध्यम पैमाने के उपक्रमों में बदलते गए। अच्छा, ये भी एक पॉइंट है। तो दो चीजें हुई, एक तो आपका क्या हुआ कि जो छोटे उद्योग थे वैसे ही सेवा इकाइयां भी छोटी छोटी आने लगी। दूसरी चीज क्या हुई, जो छोटे थे वो सफल होते गए तो थोड़े बड़े होने लगे। जैसे ही हम लोगों ने ये परिभाषा देखी थी और ये पता चला था कि एक अधिनियम बनाया गया था जिसमें सारे ही जो भी हमारे व्यवसाय आ रहे हैं, स्मॉल हो, ठीक है, मीडियम हो, साथ में सर्विसेज भी हो और इंडस्ट्रीज भी हो, उन सबको इंक्लूड कर पा रहे हो, उन सबको क्या हो रहा है, समायोजन हो रहा हो। ऐसे कानून बनने के बाद से क्या हुआ, हमें दो चीजें समझ में आती हैं कि अगर हम लोग उसका वर्गीकरण करेंगे तो वापस उसी आधार पर बहुत आसान रहेगा, एक इंडस्ट्रीज का और दूसरा सर्विसेज का। तो होता क्या है कि इसी में दो जो चीजें है ना, प्रकार आप देखोगे, इसी एक्ट के अनुसार जो है ना उपक्रमों को दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। जो क्लासिफिकेशन है वो दो में हो गया, एक तो हो गया निर्माण, दूसरा हो गया सेवाएं। ठीक है, निर्माण को हम लोग बोल देते हैं हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग। और सेवाएं आपकी हो जाती हैं क्या, सर्विसेज। ठीक, सर्विसेज तो हम लोग समझते हैं सेवा मतलब सर्विस। अच्छा, तो अब ये समझो कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, एक तो आप लोग बहुत सारे लोग कक्षा 10 तक तो केमिस्ट्री पढ़ी होगी, विज्ञान पढ़ा होगा, तो केमिस्ट्री में आता है ना कि प्रिपरेशन आता है कि इस कोई भी जैसे कई बार बोल देते हैं कि NaCl यानी कि जो आपका कॉमन रूप से नमक रहता है उसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड होता है। तो सोडियम क्लोराइड बनाने की विधि बता देंगे, तो आप क्या करोगे, NaOH और HCl को मिलाओगे तो NaCl बन जाएगा। तो वहां पर क्या होता है, वो जो विधि हो रही होती है ना, हम लोग जो पढ़ रहे होते हैं वो प्रिपरेशन होता है, चाहे तैयार करने की विधि होती है, तैयार करना और विनिर्माण। इसी को हम लोग निर्माण को कायदे में इसको हम लोग बोलते हैं विनिर्माण। ठीक है, विनिर्माण ज्यादा अच्छा शब्द है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। जब यही चीज बहुत बड़े स्तर पर की जाती है, किस पर, बहुत बड़े स्तर पे, तब उसको मैन्युफैक्चरिंग बोल देते हैं। तो जो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते आते हैं ना, वो होता है छोटे स्तर पर बनाना, कि आपने यहाँ लैब में बैठ करके इतना सा बना दिया, आपका बन गया। लेकिन वो प्रक्रिया बड़े स्तर पर बनाने के लिए महंगी पड़ेगी या उतनी चीजें, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इस वजह से वो नहीं बना रहे होते हैं। तो जब बड़े स्तर पर बनाया जाता है तब क्या कर देते हैं उसको हम लोग नॉर्मली, तब उसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग को हिंदी में विनिर्माण बोलते हैं और सेवाएं आपकी हो जाती है सर्विसेज। यही हमारा क्या हो जाता है क्लासिफिकेशन का, जो हमारा एक्ट था उसमें MSMED में। अच्छा, फिर क्या हुआ, निर्माण में जब होता है तो क्या परिभाषा रहेगी, कैसे रहेगी, इसकी बात करते हैं। समझिए, मैंने बताया था कि हमारे यहां पर जो विनियोजित पूंजी है, कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उस हिसाब से डिफाइन किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, तीन तरह का होता है, एक होता है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। माइक्रो से बड़ा आपका होता है स्मॉल और स्मॉल से बड़ा आपका होगा मीडियम, सीधी सी बात है। ठीक है, तो हिंदी में क्या बोलते हैं, सूक्ष्म। सूक्ष्म तो पता है बहुत छोटी चीज हो, सूक्ष्म है ना, लघु उससे बड़ा, और फिर मध्यम। तो इनका क्या क्लासिफिकेशन है, कैसे निर्धारित किया जाता है। तो होता यह है कि भारत में जो अपने आप एक्ट के अनुसार परिभाषा है वो ये है कि जो संयंत्र और मशीनरी है, संयंत्र मतलब क्या हुआ, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, प्लांट एंड मशीनरी। इसमें जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो कितना होना चाहिए, 25 लाख रुपए से अगर कम हुआ है, कितने का, 25 लाख से कम हुआ है, तब उसको बोलेंगे माइक्रो यूनिट। क्या बोलेंगे, माइक्रो एंटरप्राइज है। क्या है, माइक्रो, सूक्ष्म उपक्रम है। ऐसे ही 25 लाख से ज्यादा हो, लेकिन कहां तक हो पाए, 5 करोड़ से कम हो। तो अगर आपके प्लांट और मशीनरी में जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है वो 5 करोड़ से कम है, 25 लाख से ज्यादा है, तब उसको क्या बोल देंगे, तब उसको हम लोग बोल देंगे लघु। ठीक, अच्छा, और समझिए मध्यम, 5 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है लेकिन 10 करोड़ से कम का है, तुम लोग उसको बोलेंगे मध्यम। ठीक, क्या बोल देंगे, मध्यम। और 10 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, फिर तो लार्ज इंडस्ट्री वाले उसमें आने लग जाएगा क्लासिफिकेशन में। तो क्या हुआ, ये परिभाषा हमारी किसकी है, जब निर्माण की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरा विभाजन किसका है, सर्विसेज वाला। तो सर्विसेज में क्या होता है, यहाँ पे प्लांट एंड मशीन, आपको यहाँ पर प्लांट चाहिए होता है ना, आप कुछ बना रहे हो, विनिर्माण कर रहे हो, वहां पर प्लांट नहीं चाहिए होता है। ठीक, क्योंकि मैं सर्विसेज में क्या होगा, लेकिन सर्विसेज में भी हो सकता है आपका कॉल सेंटर है, अब कॉल सेंटर में आपको सबके पास कंप्यूटर्स चाहिए, सबके पास फोन चाहिए, तो वहां पर इक्विपमेंट्स आप खरीद रहे होते हो, कुछ तो खरीदोगे, तो वहां पर क्या हो जाता है, इक्विपमेंट्स आ जाते हैं। तो जो उपकरण है, उपकरण को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इक्विपमेंट्स। तो इक्विपमेंट्स में जो निवेश है वो 10 लाख से कम होना चाहिए। ध्यान रखिए, वहां पर 25 लाख था, यहां पर कितना है, 10 लाख। क्यों, क्योंकि सर्विसेज में उतना इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती जितना आपको कहां पर,
करेस्पॉन्डिंग पैरेलली अगर आपको इंडस्ट्री बनानी है तो ज्यादा पैसा चाहिए होता है, सर्विसेज में उतना पैसा नहीं चाहिए होता आमतौर पर, इस वजह से क्या हो जाता है आपका इधर 10 लाख का हो गया। फिर क्या हुआ, स्मॉल एंटरप्राइजेस में क्या है 10 लाख से लेकर के 2 करोड़, वहां पर कितना था 25 से लेकर के 5 करोड़ का था, ठीक है। तो यहां पर 10 लाख से 2 करोड़ के बीच में अगर इन्वेस्टमेंट हुआ है तो क्या बोल देंगे, तब भी हम ये बोल देंगे कि ये हमारी लघु उद्योग हो गया, किस कैटेगरी में, सर्विसेज में, ठीक है। तो हमारा स्मॉल एंटरप्राइज हो गया किसी सर्विस में। और मध्यम की बात करेंगे तो 2 से लेकर के 5 करोड़ तक की बात है, और वहां पर कितना था, वहां 5 से 10 करोड़ की बात थी। वहां का मतलब क्या हुआ, जब लोग मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे थे तो 5 से 10 की बात थी। तो इन दोनों को मैंने अलग से इसलिए ऐसे बताया है पूरा, जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे, दोनों को एक साथ कंपेयर कर लो, एक साथ लिख लो, फिर कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। और इस पर क्वेश्चन आ सकता है सीधा सीधा 1 नंबर 2 नंबर में। और फिर क्या हुआ, ग्रामीण उद्योग। ग्रामीण उद्योग ऐसे उद्योग है जो गांव में है, ये समझ लीजिए गांव में ही है, कुछ बना रहे हैं, उनमें पर कैपिटा कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, पर कैपिटा समझ रहे हैं, प्रति व्यक्ति, ठीक है। मान लीजिए 10 छोड़ दीजिए, मान लीजिए 10 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ, ठीक है, चलो 10 लाख ही ले लो, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ, काम करने वाले 2 लोग हैं, तो प्रति व्यक्ति कितना हो गया, 2 से आप 10 को डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा 5 लाख। तो जो प्रति व्यक्ति इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, उस हिसाब से निर्धारित किया जाता है इसको, ठीक है। और वो कितना होना चाहिए ये सरकार बता देती है। कौन सी सरकार, हमारी जो केंद्र सरकार है। तो वो चीज आप हटा दो, आप समझ में आ जाएगा कि आमतौर पर कम इन्वेस्टमेंट होता है, तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो ही नहीं रहा होता। वैसे भी रूरल इकोनॉमी में इतना इन्वेस्टमेंट नॉर्मली नहीं होता, और उसमें भी ग्रामीण उद्योग में हम ये देखते हैं कि गांव में है, काम कर रहा है, कुछ चीजें वस्तु बना रहा है, गांव के लोगों को लोकल रिसोर्सेज को लगा रखा है, तो उसको ग्रामीण बोल देते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, विद्युत ऊर्जा प्रयोग करने वाला अथवा ना करने वाला, तो उससे फर्क पड़ा ही नहीं, है ना। याद क्या रखना है इसमें, ग्रामीण क्षेत्र में हो, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है कोई उद्योग जो किसी वस्तु का उत्पादन करता है, कोई सेवा उपलब्ध कराता है, तथा जिसमें प्रति व्यक्ति कारीगर या श्रमिक, प्रति व्यक्ति मतलब या तो काम करने वाला कोई कारीगर होगा या फिर लेबर होगा, निश्चित पूंजी की निवेश कितना होना चाहिए, जो फिक्स्ड कैपिटल अमाउंट है वो केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। तो मैंने आपको ये पॉइंट पहले बता दिया था। अब इसमें बिजली हो ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता, बिजली यूज कर रहे हो ना कर रहे हो, लेकिन गांव में स्थित होना जरूरी है। तो ये बहुत ही सिंपल इसकी डेफिनेशन हो जाती है ग्रामीण उद्योग की अगर आप बात करोगे तो। अब क्या आता है इसमें, कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग को ही हम लोग जो है ना कभी कभी ग्रामीण उद्योग भी बोलते हैं, और साथ ही में इनको परंपरागत उद्योग भी बोलते हैं। कुटीर मतलब होता है कुटिया, ठीक है, छोटी सी कुटिया समझते हैं ना, ऋषि मुनियों की कुटिया बनी रहती थी, उस तरह की कुटिया। अब अपना छोटी सी जगह पर ही काम चल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुटीर उद्योग। जैसे आप ये देख लीजिए फोटोज में, ठीक। तो इसमें क्या क्या है, इन्हें पूंजी निवेश की मात्रा द्वारा परिभाषित नहीं किया जाता। आप समझ लीजिए, जब हम लोग स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात कर रहे थे तो हम लोगों ने वहां पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम देखा, वहां पर कितनी विनियोजित पूंजी ये बात की गई थी। ग्रामीण उद्योग में भी बात नहीं की गई, कितना होगा वो केंद्र सरकार बताएगी, लेकिन वहां पर बात मेनली ये की कि ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हो। कुटीर में क्या बात बोला जा रहा है, स्पष्ट रूप से कि पूंजी निवेश की मात्रा के द्वारा आप इनकी बात नहीं कर रहे हो, कितनी पूंजी लगा रहे हो इसकी बात ही नहीं कही जा रही है यहाँ पर, ठीक है, इसके द्वारा इनको परिभाषित नहीं किया जा रहा। अच्छा, ये व्यक्तियों द्वारा अपने निजी संसाधनों से संगठित किए जाते हैं, मतलब लोगों के अपने रिसोर्सेज से, किसी से मांगा नहीं है, आमतौर पर कोई ऐसा फंड रेज नहीं किया जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं, शेयर्स वगैरह इशू करने का तो कोई सीन है नहीं, अपने रिसोर्सेज लेकर के काम करना स्टार्ट किया तो उसको बोल देते हैं कुटीर उद्योग, छोटी सी जगह पर हो रहा हो। अच्छा, सामान्यतः परिवार के सदस्य काम कर रहे होते हैं, और स्थानीय रूप से जो उपलब्ध प्रतिभा का प्रयोग होता है, ये धा में हलंत नहीं होगा, ये गलत है, जो भी आसपास के लोग हैं उन्हीं लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट देते हो, तो ये चीज भी हो गई। और क्या हुआ, सरल उपकरण का प्रयोग हो रहा होता है, और सामान्यतः कम पूंजी निवेश होता है, तो ये तो है ही है, नहीं तो लार्ज इंडस्ट्री बन जाएगी। तो लार्ज नहीं है, छोटी सी जगह पर काम चल रहा है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कुटीर उद्योग बोल देते हैं। यहां पर भी जो बहुत प्रॉपर डिवीजन की बात नहीं है, आप ऐसा नहीं कि आप ग्रामीण उद्योग की वजह बात करोगे तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं कि वो चीज एकदम से अलग अलग पाले नहीं बटे हुए हैं। क्या क्या है, ऐसे चीजें समझ लीजिए आप, ये है, तो बहुत सारी चीजें कॉमन है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये होगा तो फिर ये नहीं हो सकता, ग्रामीण उद्योग होगा तो छोटा लघु उद्योग नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है ना। तो बहुत कुछ कॉमन है। अच्छा, तो यहां पर बात वही है कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। फिर क्या है इसमें, सामान्यतः अपने ही परिसरों में सरल उत्पादों का उत्पादन करते हैं, जो अपने एरियाज है वहीं पर इन्होंने कुछ बनाया और वहीं पर इनका नॉर्मली मार्केट भी रहता है। अच्छा, ये स्वदेशी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं, वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। स्वदेशी का इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का उतना सीन होता नहीं है, पारंपरिक रूप से जो पेरेंट्स ने सिखाया था या पुरानी पीढ़ियों ने किया हुआ था वो देखते हुए आते हैं, आसपास के समाज में लोग क्या काम कर रहे हैं वो देख करके ही प्रयोग कर रहे होते हैं। तो स्वदेशी टेक्नोलॉजी रहती है, आगे का R&D का और इस तरह का इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता है, और ये लोग उसमें अभ्यस्त भी नहीं होते हैं, स्किल्ड भी उस तरह के नहीं होते हैं, तो अपना काम कर रहे होते हैं और साथ में पैसे भी नहीं होते हैं, कम पैसे लगाने हैं, तो नई टेक्नोलॉजी में आपको ज्यादा पैसे भी लगाने पड़ेंगे। तो इन सारी चीजों को इससे क्या होता है, अपना अपना टेक्नोलॉजी बना करके ही काम कर रहे होते हैं। ये देखिए डलिया वगैरह बन रही है, तो ये सारी चीजें आ जाती है। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1442 5 पर
संपर्क करें।